हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो भाग नंबर है 3 वो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत मैंने ऊष्मागतिकी के प्रक्रम के बारे में भाग नंबर सेकंड में जो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था समतापी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम और समदाबी प्रक्रम। 5 प्रकार के प्रक्रम बताए थे। उनमें से मैंने समतापी प्रक्रम आपको करवाया और रुद्धोष्म प्रक्रम आपको करवाया, उसका डेरिवेशन और उसकी परिभाषाएं करवाई। बाकी के जो 3 बचे हुए थे जो कि इस भाग में हम अब स्टार्ट करेंगे, और आगे के जो होंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और शून्य कोटि का नियम, और मेन नोट के अंदर मैं पॉइंट लिखा दूंगा। जो मेन कोई परिभाषाएं होगी या कोई महत्वपूर्ण लाइन होगी तो नोट के अंदर नोट करवा दूंगा। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं भाग, इसके अंतर्गत भाग नंबर 3 के अंतर्गत जो तीसरे नंबर पर था वो क्या था? सम आयतनिक प्रक्रम। तो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है। सम आयतनिक मतलब आयतन, सम मतलब समान। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन क्या हो? समान हो, या फिर ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन क्या हो? नियत हो। मतलब आयतन आप क्या बोल सकते हो? आयतन नियत कहो, या फिर बोलो आयतन। पूरी परिभाषा लिख देते, पूरी परिभाषा एक बार करवा देते। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन नियत हो। कैसा हो? नियत हो। उसे क्या कहते हैं? उसे सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी परिभाषा हो सकती है। मतलब आयतन कैसा होना चाहिए? नियत। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अथवा में लिख सकते हो एक परिभाषा और। तो इसकी एक प्रकार से परिभाषा और क्या लिख सकते हो? इसी प्रकार से लिख सकते हो कि ऐसा प्रक्रम, साथ साथ में ध्यान रखना इस नाम के अंदर इसी परिभाषा छपी हुई है। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन समान हो। कैसा हो बच्चों? आयतन समान हो, तो भी इसे हम क्या कहेंगे? सम आयतनिक प्रक्रम। और इसकी एक अथवा में परिभाषा और लिखनी चाहो तो उसमें भी आप क्या लिख सकते हो? ऐसा प्रक्रम। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर हो। तो बच्चों आयतन स्थिर हो, नियत हो, या फिर कैसा हो? आयतन समान हो। ये तीनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? V इजिकल टू कॉन्स्टेंट। नियत होने पर क्या कहते हैं? V इजिकल टू कॉन्स्टेंट। क्या नियत है? आयतन। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? V इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सम आयतनिक की परिभाषा लिखी है प्रक्रम की। इसी प्रकार से अब इसका डेरिवेशन तो कोई है नहीं। आगे की जो परिभाषा है जो कि है समदाबी प्रक्रम, तो उसी के अंतर्गत हम चलेंगे। क्या जिसका 4th नंबर नाम है, उसका नाम क्या है? समदाबी प्रक्रम। तो अब समदाबी प्रक्रम को स्टार्ट करेंगे और उसकी भी परिभाषा उसके नाम में छिपी हुई है। तो अब चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? समदाबी प्रक्रम। तो अब समदाबी प्रक्रम, इसके नाम के अंतर्गत इसकी परिभाषा देख लो। सम मतलब समान, दाबी मतलब दाब। क्या? ऐसा प्रक्रम जिसमें समान दाब हो। क्या हो? समान दाब। ऐसा प्रक्रम जिसमें समान दाब हो, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं।
इसी प्रकार से मैंने क्या कह दिया, दाब समान। उसमें था आयतन समान तो इसलिए था समआयतनिक, इसमें दाब समान है इसलिए क्या है, समदाबी प्रक्रम। इसी की एक और परिभाषा हो सकती है क्या, अथवा करके वो भी लिख लो। मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, दाब नियत हो। कैसा हो, दाब नियत हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, दाब नियत हो। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो परिभाषा में। मतलब इसी प्रकार से बना के, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत हो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और इसके अलावा एक और अथवा में लिखने चाहते हो तो वो क्या है, वो है, पूरी परिभाषा में एक बार और लिख देता हूं। ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो, स्थिर हो, दाब स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी की परिभाषा हो गई। अब 4th नंबर आ जाएगा इसके, ये 4th नंबर तो है, और 5 नंबर आ जाएगा चक्रीय प्रक्रम। उससे पहले मैं लिखा देता हूं समदाबी, मतलब क्या है, P इज इक्वल टू, दाब को P से व्यक्त करते हैं और P इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो P कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, P कांस्टेंट। ये 3 प्रकार से परिभाषाएं हो सकती है। तो इसी प्रकार से अपन अब 5वां नंबर प्रकार है ऊष्मागतिक प्रक्रम का। प्रकार का नाम क्या है, चक्रीय प्रक्रम। अब लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद में मैं थोड़ा नोट के अंदर पॉइंट लिखाऊंगा जो कि 1 से 2 या 3 पॉइंट होंगे। तो फिर पहले अपन करवा लेते हैं कौन सा, 5वें नंबर पे चलता है क्या, चक्रीय प्रक्रम। अब इसके नाम से आपको पता चल गया, चक्रीय मतलब साइक्लिक प्रोसेस है ये चक्रीय प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इसकी परिभाषा भी इसके नाम के अंतर्गत है। लेकिन अपने स्टार्ट कहाँ से किया था, ऊष्मागतिक प्रक्रम अपन ने स्टार्ट किया था समतापी प्रक्रम से। तो अपन इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसा प्रक्रम जो अनेक परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए उसे क्या कहेंगे, चक्रीय प्रक्रम। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से होता हुआ ऐसे होता हुआ वापस यहाँ पे आ जाए तो इसको क्या कह देंगे, चक्रीय प्रक्रम। इसकी परिभाषा अपन लिखते हैं, ऐसा प्रक्रम जो अनेक परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक, ऐसा प्रक्रम जो अनेक परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था, या फिर आप कोष्टक में लिख सकते हो ऊष्मागतिक अवस्था। कौन सी, ऊष्मागतिक अवस्था। एक ही बात है, प्रारंभिक अवस्था का हो या ऊष्मागतिक अवस्था, आएगा तो इसी में ही, मतलब समतापी पे वापस आएगा, समतापी से स्टार्ट होगा। तो ऐसा प्रक्रम जो अनेक परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई है। तो अब चक्रीय प्रक्रम की परिभाषा तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, लेकिन चित्र जरूर है। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, छोटी हेडिंग लगाना है इसके अंदर, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो इसमें कार्य क्या हो जाएगा, तो हमें कार्य वो बता रहा हूं, पहले चित्र बनाते हैं। चित्र हमेशा किसमें बनेगा, ध्यान रखना, P और V के मध्य। ये दाब इधर है और इधर क्या जा रहा है, आयतन। अब जब इसका चित्र बनेगा, जैसे मैंने ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ मैंने ले लिया, ये क्या है, समतापी, यहाँ पर प्रक्रम स्टार्ट हो रहा है, ऊष्मागतिक निकायेगा। यहाँ से होते हुए अनेक परिवर्तन करता बिंदु वापस यहाँ पे पहुँच जाता है, और वापस यहाँ से वापस करता धीरे धीरे वापस सेम बिंदु पर आ जाता है। मतलब इधर से गया, इधर से आया, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, इसको डॉट 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 करके ले लिया C, और इसको डॉट 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 करके ले लिया स्मॉल d। ये स्मॉल C और ये स्मॉल d है नीचे वाले।
तो अब ए से स्टार्ट होता हुआ ऐसे घूम के अनेक परिवर्तन के बाद पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गया। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर ABCDE का क्षेत्रफल, इसका कार्य हो जाएगा किसका, चक्रीय प्रक्रम का। तो इसका यही है, इतनी ओनली फॉर इतना ही लिखना है कार्य, ये इसका इसी प्रकार से होगा। अब हम चलेंगे जो कि इसके नोट पॉइंट के अंदर जो दो परिभाषाएं और है, चक्रीय प्रक्रम तो हो गया, लेकिन ऊष्मागतिक प्रक्रम के जो और दो परिभाषाएं हैं जो इसके मतलब प्रकार नहीं है, 5 प्रकार तो हो गए लेकिन 2 अलग और होती है, वो भी आपको नोट में लिखा देते हैं। तो नोट के अंदर अब नोट लगा के लिखिएगा और मैं भी नोट लगा के आपको लिखा रहा हूँ। एक होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो नोट के अंदर लिखना है, ध्यान रखना ये क्योंकि नोट में इसलिए लिखा रहा हूँ कि कभी कभी 1 नंबर में परिभाषाएं पूछी जाती है तो ये पूछ लेता है। एक होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा प्रक्रम जो 2 दिशाओं से हो रहा है उसे क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या कहेंगे परिभाषा, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशा में, ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशा में हो उसे उत्क्रमणीय, क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय, पूरा सही लिखते, थोड़ा ये गलत हो गया नाम, उसे उत्क्रमणीय उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा ये हो गई, और अथवा में एक लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो। इसकी एक और परिभाषा है कि निकाय में कारक के विपरीत दिशा में बल लगाने पर परिवर्तन क्या हो जाए, परिवर्तन विपरीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि ये पड़ी है बर्फ, क्या पड़ी है, बर्फ। इस बर्फ को मैंने क्या कर दिया, इधर ये बर्फ बाहर रख दी खुले में, तो क्या बन गई, पानी। इसको वापस मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगा तो ये वापस बर्फ क्या बन जाएगी, क्या ये पानी क्या बन जाएगा, बर्फ। तो पहले बर्फ से पानी बना, फिर पानी से वापस बर्फ बन रहा है। मतलब पहले तो ऐसे कार्य हो रहा है और फिर वापस ऐसे भी हो रहा है, दोनों साइड में हो रहा है ना। पहले इस दिशा में बर्फ से पानी की ओर गया, ये एक दिशा डायरेक्शन लिया, फिर वापस पानी से वापस बर्फ बना, तो ये 2 डायरेक्शन, मतलब दोनों दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो इसी प्रकार से अब सेकंड नंबर नोट के अंदर पॉइंट लिखना, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, कितना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ऐसे लगा के लिखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट है नोट के अंदर। अब सेकंड नंबर पॉइंट में लिखा रहा हूँ जिसकी हेडिंग है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उसका भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब अभी मैंने 1 नंबर पॉइंट कराया उत्क्रमणीय प्रक्रम, अब 2 नंबर पॉइंट चलेगा, जो पॉइंट का नाम क्या है, अनुत्क्रमणीय। वो उत्क्रमणीय हो गया, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये भी 2 परिभाषाएं कभी कभी है वो 1 नंबर में पूछी जाती है, तो ये मैं नोट के अंदर लिखा रहा हूँ, इसलिए उसके ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार मेन 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा प्रक्रम जो एक दिशा में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, क्यों, ये एक दिशा में होगा।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं इसका एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है एक, जो है लोहे पर क्या लगना, लोहे पर जंग लगना। क्या बच्चा लोहे पर जंग तो लग जाती है, लेकिन वापस क्या जंग से वापस लोहा बनता है, वो फैक्ट्री में बनता है, काफ़ी मुसीबत के बाद में वापस वो लोहा बन पाता है। ये लोहा है, ये जंग में तो जल्दी गुजर जाता है, ज़्यादा पानी बरसात के टाइम लग जाता है तो लोहा जंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण है जो अपन मारवाड़ी में क्या कहते हैं, काट लग गया लोहे पर। तो काट लगने के बाद वो कलर नहीं हो पाता उस लोहे का, तो फिर उसको घिसना पड़ता है। घिसने के बाद बहुत कठिनाई के बाद वो वापस क्या बनेगा, लोहा बनेगा। और बर्फ़ पे जो पानी में बदलता है, वापस पानी बर्फ़ में बदलता है, वो इतना आसान से बदल जाता है। क्या ये एक दिशा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोहे पर जंग लगना ये एक दिशा में प्रोसेस हो रहा है, वापस जंग से लोहा बनना ये संभव नहीं होता है इतना। तो इसलिए ये प्रक्रम कैसा हो गया, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय में कारक के विपरीत दिशा में बल लगाने पर परिवर्तन विपरीत दिशा में ना हो। तो इसकी अथवा में परिभाषा एक और लिख सकते हो, जो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइट करके आपको समझ में आ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है निकाय में कारक के विपरीत दिशा में, निकाय में कारक के विपरीत दिशा में बल लगाने पर परिवर्तन, बल लगाने पर परिवर्तन है, जो क्या हो जाए, परिवर्तन। निकाय में कारक के विपरीत दिशा में बल लगाने पर परिवर्तन विपरीत दिशा में निकाय में कारक के विपरीत दिशा में बल लगाने पर परिवर्तन विपरीत दिशा में न हो, तो हम उसे क्या कह देंगे बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अगर विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और अगर ना हो, इस ओनली फॉर एक दूसरे का उल्टा चलता है, क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की परिभाषा हो गई। 2 पॉइंट और लिखा रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जो मैंने अभी प्रसार कराया था, समतापी प्रसार और रुद्रस्व प्रसार के डेरिवेशन करवाए थे, तो उस प्रसार के लिए मैं अभी 2 पॉइंट लिखा रहा हूँ ताकि वहाँ पे है, अभी कार्नो इंजन जब आएगा तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट है कि प्रसार में कार्य हमेशा क्या होगा बच्चों, धनात्मक। मैं कभी भी बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे, और अब मैं लिख के भी बता रहा हूँ। प्रसार में कार्य कैसा होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक होगा। प्रसार में कार्य कैसा होगा बच्चों, धनात्मक। और चौथा पॉइंट है, क्या होता है, एक होता है प्रसार और एक होता है संपीड़न। तो संपीड़न में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपीड़न में कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य ऋणात्मक होगा। ये 2 पॉइंट गौर करके सुनिएगा ताकि आगे आपके काम आएंगे। तो ये नोट के अंदर पॉइंट मैंने 4 कुल करवाए हैं, बाकी कोई नोट होगा तो बाद में कराते रहेंगे। लेकिन अपन का अभी जो एक और हेडिंग है, 2 हेडिंग और ले लेते हैं और फटाफट इस वीडियो लेक्चर को फटाफट ख़त्म करते हैं और फिर आगे की क्लास कल अटेंड करवाएंगे। तो फिर अभी एक हेडिंग है ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम। एक हेडिंग लगा दो, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम। तो ये शून्य कोटि का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा भी अभी मैं बताऊंगा, और नीचे उसका थोड़ा सा मतलब छोटे मोटे नाम से आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने क्या कह दिया, ये कोई क्या है, ये कोई निकाय है, ये निकाय और निकाय 20 के तापीय संतुलन में क्या है, तापीय साम्य अवस्था बोल दो, तापीय संतुलन बोलो, एक ही बात है। तो ये निकाय ए बी के साथ क्या है, तापीय संतुलन में है। अगर इसके तापीय संतुलन में है तो ए क्या हो जाएगा, सी के भी तापीय संतुलन में होगा। तो ये कहना चाहता है कि ए सी के भी तापीय संतुलन में होगा और
ए क्या होगा, बी के भी तापीय संतुलन में होगा। तो ये परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा बच्चों आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ साथ साथ में बोल बोल के और लिख लिख के भी बता रहा हूँ। यदि दो निकाय, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही मैं परिभाषा बना रहा हूँ। यदि दो निकाय ए व बी, कौन कौन से, ए व बी आपस में, यदि दो निकाय ए व बी आपस में तापीय संतुलन में हो, आपस में तापीय संतुलन में हो तो वह तीसरे निकाय, कौन से, तीसरे निकाय सी के साथ भी तापीय संतुलन में होगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि दो निकाय ए व बी आपस में तापीय संतुलन में हो तो वह तीसरा निकाय सी के साथ भी क्या हो जाएगा, तापीय संतुलन में। ये देखो ए सी के भी बराबर होगा और ए बी के बराबर होगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि का नियम कहते हैं। तो ये नियम तो मैंने परिभाषा लिखा दी और इसका मैन जो पहले इसके ऊपर मैंने ए बी सी किया है, इसी प्रकार से आपको बता दिया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये नियम किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर रहता है। किस पर, ये नीचे लाइन लिख लेना, यह नियम ताप पर निर्भर करता है। यह नियम किस पर निर्भर करता है बच्चों, ताप पर निर्भर करता है। तो इसकी परिभाषा हो गई ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। इतनी परिभाषा है, जो मैंने लिखा है उसी तरीके से मैंने परिभाषाएं बनाई हैं, जो आपको आसान भाषा में याद हो जाएगी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और एक और हेडिंग ले रहा हूँ। फिर इस वीडियो लेक्चर को आगे का अध्याय कल अपन अध्याय का अध्ययन करेंगे। अभी तक चैप्टर खत्म होना है, 2-3 दिन लग जाएंगे। तो अब चलेगा क्या, ये इसको मिटाया नहीं, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम तो पूरा हो गया। अब हमारा चलेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये नियम हर जगह यूज होगा। अपन मेयर सूत्र पढ़ेंगे, मेयर संबंध, सीपी और सीवी में संबंध पढ़ेंगे, वहाँ पर ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और ऊष्मागतिक प्रक्रम के अपने प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन उनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तभी भी ये काम आएगा। नाम क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, तो अभी मैं बता दूंगा, जो आपको शॉर्ट सर्किट में याद हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्जाम्पल भी बताऊंगा इसका और इसका चित्र भी बताऊंगा। जैसे ये क्या लिया मैंने, ये कोई एक ले लिया पात्र, क्या लिया बच्चों, ये कोई पात्र ले लिया। इस पात्र में क्या लगाया मैंने बच्चों, यहाँ पर ये कोई पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, ये कोई पिस्टन लगा दिया। क्या लगाया, पिस्टन है। ये पिस्टन लगाया है। इस पिस्टन के अंदर, इस पात्र के अंदर मैंने क्या भरी है, गैस। इस गैस को तो मैंने भर ली, लेकिन ये गैस, इसके अंदर कोई चीज़ भी हो सकती है। जब गैस बनेगी कब, गैस सीधा मैंने थोड़ी भरा है। चलो मैं गैस हटा देता हूँ और इसके नीचे कोई मैंने वस्तु भर ली है। मतलब इस पात्र के अंदर मैं कोई वस्तु उबाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ। मतलब नीचे से मैंने क्या दिया, ऊष्मा दिए, हीट किया, इसको क्या किया बच्चों, ऊष्मा दिए। तो ऊष्मा देने पर इसकी जो अंदर वस्तु मैंने डाली थी, उस वस्तु में जो वो वस्तु धीरे धीरे क्या होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगी, धीरे धीरे वो उबलनी चालू हो जाएगी। तो उसमें आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तब ये पिस्टन है, यहाँ से है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये पिस्टन क्या करेगा, थोड़ा कार्य कर लेगा। मतलब यहाँ से अपन को मतलब बता देगा कि आपके अंदर चावल है वो उबल चुके हैं, दाल है वो उबल चुकी है। तो इसका एग्जाम्पल एक हो सकता है क्या, कुकर में चावल पकाना।
कुकर में चावल पकाना। तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और भी हो सकता है, कुकर में दाल पकाना, चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं। आजकल घरों में हर कोई कुकर यूज करता है। कुकर के अंदर देखना, अपन चावल डालते हैं फिर उसको गैस पर रखते हैं, तो नीचे से क्या मिलती है बच्चों, यहाँ से ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा मिलने पर क्या होती है, ऊष्मा जैसे जैसे मिलती है, जैसे जैसे चावल की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तभी तो वो चावल उबलेंगे। और उबलेंगे जब हमारे को पता तो नहीं चलेगा कुकर के अंदर पहले, लेकिन वो हमारे को क्या है, एक आवाज़ देता है, सीटी ऊपर खिसक जाती है। यहाँ पे सीटी होती है, वो सीटी क्या है, ऊपर खिसक जाती है। ऊपर खिसने पर वो थोड़ा यहाँ से ऊपर तक कार्य करती है, तो वो कार्य में परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से है। इसकी परिभाषा है, जो मैं इसकी तीर करके लिख लेता हूँ। यदि किसी निकाय को ऊष्मा, क्या, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो उसमें निकाय में होने वाला कार्य व आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये दिया है डेल Q बराबर क्या होता है, डेल W प्लस क्या हो जाएगा, डेल U। ये कहता है कि यदि किसी निकाय, ये कोई निकाय है, पात्र, इसको मैंने ऊष्मा दिया, क्या किया, हीट किया। हीट करने पर इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो उसने कुछ कार्य किया। ये परिभाषा, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो उसमें निकाय में होने वाला कार्य वो आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ। ये क्या है, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ। आप इसके पीछे लिख लेना, उसे ऊष्मागतिकी फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा हो गई। और ये इसका मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप परिभाषा भी बना सकते हो। इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि डेल Q क्या है, डेल W क्या है और डेल U क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ बराबर डेल Q जो क्या है, ऊष्मा है। क्या है, ऊष्मा लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो अवशोषित ऊष्मा। और डेल W, और ये भी क्या है, कार्य परिवर्तन। क्या है, कार्य परिवर्तन। मतलब डेल का अर्थ है कार्य में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और डेल U क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। किसमें, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार से ये मैंने परिभाषा दी है। तो आगे का चैप्टर हम कल के वीडियो में अपलोड करेंगे। आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हमारा चैनल खाटू श्याम क्लासेज 07 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके आगे भाइयों तक पहुंचाएं, ज़्यादातर स्टूडेंट की हेल्प हो सके फ्री में। और उनको लगातार फिजिक्स की जो मेन हार्ड 11th के चैप्टर है वो मैं कराने की कोशिश करूँगा और आपको आसान भाषाओं में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।